नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रीना त्रिपाठी आप सबको नमस्कार करती हूँ। और जैसा कि 26 नवंबर को हम सब लोग संविधान दिवस मनाने जा रहे हैं, तो क्या है संविधान और क्यों इतना इसका महत्व है, आइए इस पर एक छोटी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक पुस्तक है। और ये इसी पुस्तक में हमारे देशवासियों के लिए वो कानून, वो नियम, वो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जिससे पूरा देश चल रहा है। कंप्यूटर जो है उस इस तरह की किताब अक्सर देखते होंगे उनके हाथों में, इसको बेयर एक्ट भी कहते हैं। तो बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी को बेयर एक्ट और संविधान की किताब एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए। कक्षा 8 से कोर्स में ये शुरू हो जाता है कि हम संविधान के बारे में जानें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये क्या है संविधान, ऐसे देखने में एक पुस्तक है। और हमारे जो नियम कानून है वो सब इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। चाहे हमारे अधिकारों की बात हो, चाहे हमारी रक्षा की बात हो, चाहे किस कानून से ये देश चलेगा उसकी बात हो, सब कुछ इस पुस्तक में समाहित है। अगर इसको मोटे शब्दों में समझा जाए तो जैसा कि जब हम किसी इमारत का निर्माण करते हैं, यानी कि जैसा भारत हमारा देश है और एक आप अपने घर में एक कंस्ट्रक्शन काम करवा रहे हैं, एक कमरा बनवा रहे हैं, ऐसा सोचिए। तो उस कमरे को कितने बाई कितने का बनवाएंगे, उस कमरे में ईंटें कैसी लगेंगी, उस कमरे में रहने वाले लोगों के लिए आप कितने उसमें कमरे बनवाएंगे, कहाँ किचन बनेगा, ये सब एक नक्शे के माध्यम से आप बनवा लेते हैं पहले से ही। बस उसी तरह हमारा जो संविधान, जो पुस्तक है संविधान रूपी, ये भी एक तरीके का कंस्ट्रक्टिंग नक्शा है। इसी के आधार पर हमारा पूरा देश निर्मित है। जो एक देश है, ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर राज्यों के क्या कर्तव्य होंगे, पूरे देश में जो व्यवस्था है वो लोकतंत्रात्मक कैसे चलेगी। और पूरे देश में जो जब अंग्रेज हमें छोड़ के जा रहे थे तो ये चिंता का विषय था कि जैसे हमारे पास अशिक्षा थी, गरीबी थी, कुछ भी सिस्टम नहीं था और एक अराजकता का माहौल हो जाता। इसके लिए जो उस समय कमेटियां बनी थी कांग्रेस की या अन्य, तो उन लोगों ने मांग की कि हमें हमारा संविधान बनाने की छूट दी जाए। किस नियम कानून से हमारा देश चलेगा, इस बात की छूट होनी चाहिए। और सबसे पहली मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा रखी गई कि हमें संविधान अपना बनाना है। इसका अंग्रेजों से मांग रखी गई कि हमें इसकी छूट दी जाए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध का मौका आया तो थोड़ा भारतीयों के द्वारा रखी गई, कांग्रेस के द्वारा रखी गई मांग को सुना गया और अंग्रेजों ने जो है जुलाई 1945 में एक कैबिनेट मिशन भेजा, जो कि ये यहाँ पर देखने आ रहा था कि यहाँ का क्या माहौल है और कैसे हम संविधान जो भारतीय लोगों द्वारा, नेताओं द्वारा मांग की जा रही है, इसको कैसे हम पूरा करें। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों से फिर लोगों के जो 1935 में जो हमारा एक अप्रत्यक्ष संविधान बना था उसकी मांगों को लेकर के और अन्य बातों का एक जो पूरा मसौदा तैयार हुआ, पूरी बातें, पूरी चीज़ें जो निकल के आई, तथ्य निकल के आए, उसके आधार पर हमारा एक संविधान बनाया गया। तो सबसे पहले जो संविधान था वो ये 9 दिसंबर को ये बात रखी गई कि क्यों ना हमारा एक संविधान हो और उस संविधान के आधार पर हमारे जो देश है उसको चलाया जाए। तो जो संविधान सभा इसके लिए एक बनाई गई और उस संविधान सभा में 389 सदस्य रखे गए, जो कि कुछ मनोनीत थे और ज़्यादातर चुन करके आए थे राज्यों के द्वारा। देश की आज़ादी के बाद उसमें 299 सदस्य बचे, जिसमें 70 मनोनीत थे, 15 उसमें महिलाएं थी। पहली वाली कमेटी में 389 में 70 मनोनीत सदस्य थे और उसमें 15 महिलाएं भी थी। अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्यों को रखा गया। पाकिस्तान बनने के बाद इसमें से काफ़ी सदस्य पाकिस्तान चले गए, जिसमें से 3 महिलाएं भी पाकिस्तान चली गईं। 12 महिलाएं अगर देखा जाए तो फाइनली जो हमारा भारतीय संविधान बना उसमें थी। और 299 लगभग 300 सदस्यों ने ये संविधान को बना। तो कहते हैं कि पहले एक टीम बनी और सारी टीमें अलग अलग लोगों के नेतृत्व में पूरे विश्व के विभिन्न राज्यों में जहाँ पर लोकतंत्र था, जहाँ संविधान था, वहाँ गई। उनके संविधान की अच्छी बातों का अध्ययन किया गया और उसको लेकर के आया गया। और फिर एक बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, मतलब इतनी सारे ड्राफ्ट, इतनी सारी अच्छी बातें हुई कि कमरा पूरा भर जाए। अब उस कमरे से सही बातें
निकाल करके एक पुस्तक में समाहित करना वाकई कठिन काम था, जिसके लिए एक प्रारूप समिति बनी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। अन्य 7 सदस्यीय कमेटी थी और इन्होंने और भी 22 कमेटियां बनी थी। उन कमेटियों ने अपनी अपनी मांगें रखी, लेकिन सब मांगों को समाहित करना या एक माला में पिरोने का काम किया प्रारूप समिति ने। इसके लिए हम सब, पूरा भारतीय समाज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ऋणी है, हमेशा रहेगा। तो ये जो संविधान सभा बनी थी, इसके पहले जो मनोनीत सभापति थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और इसके बाद निर्वाचित सदस्य, इसके निर्वाचित सभापति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, लगभग 163 दिनों की जद्दोजहद के बाद एक संविधान की पुस्तक तैयार होती है, जो 26 नवंबर को हम सबके सामने रखी जाती है। और इसको हम लोग अगर देखें तो आंकड़ों के रूप में, तो 6 दिसंबर से शुरू हुई, 6 दिसंबर 1946 से शुरू हुई संविधान गठन की जो यात्रा थी, वो फाइनली उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने हम सब के देशवासियों के संविधान सभा के सामने रखा, तो ये बात क्लियर हो गई कि ये जो पुस्तक है इतनी मोटी सी, इसके अंदर है क्या, इसके दर्शन क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और हम अपने समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हम गुलामी से निकले थे, निश्चित रूप से हमारी मानसिकता, हमारे संसाधन, सब कुछ बहुत सीमित थे। तो इसके लिए जो बेयर एक्ट जो हम लोग आज पढ़ते हैं इजीली, और जो संविधान की जो रूपरेखा है, उसमें उद्देश्य का जो प्रस्ताव है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जब इसे प्रस्तुत किया गया, तो संविधान के सटीक दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांतों को दिखाता ये उद्देश्य का, जिसे बाद में हम लोगों ने प्रस्तावना भी कहा संविधान की। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें पहली लाइन लिखी हुई है, उद्देशिका को हम लोग समझते हैं। पहली लाइन लिखी है, हम भारत के लोग, मतलब कि जो संविधान है ये डेमोक्रेटिक हमारा जो कंट्री है, इसमें सब कुछ संविधान के लोगों, मतलब आपको और हमको समर्पित किया गया है। हम संविधान के लोग, इसमें जो बेयर एक्ट है इसकी ही परिभाषा हम आपको बताते हैं। कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक, अच्छा इसमें एक एक शब्द जो है उसकी वैल्यू है, उसका मीनिंग है, वो ही संविधान के अन्य अंदर के उद्देश्यों को, अंदर की आर्टिकल्स को व्याख्या इसकी करता है। तो हम संविधान, इसमें कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो 5 शब्द हैं ये बहुत ही कीमती हैं, और पूरे जिस्ट जिसको कहते हैं, पूरे संविधान का सार इसी शब्दों में है। अभी हम लोग इसको आगे भी समझेंगे। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, है ना, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रताएं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, एक एक शब्द की व्याख्या हम लोग आगे करेंगे, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मितिमार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और ये कहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान का जो रूपरेखा थी वो पूरे संविधान सभा के सामने प्रस्तुत की, और 165 दिनों की जो मेहनत थी वो रंग लाई, और एक ऐसा संविधान जो लगभग 75 साल पहले बना था और आज भी हम सब देशवासियों को नियम कानून में बांध कर रखा हुआ है, ये हमारे सामने है। यदि बात की जाए कि जो मसौदा समिति थी जिसमें जो है हमें ये बताया गया कि पूरे संविधान का मसौदा क्या है, तो इसने अपना जो है 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन हुआ था। इसने पूरे संविधान को एक लिखित प्रारूप के रूप में 26 नवंबर 1949 को देश को समर्पित किया। इसीलिए इस दिन को हम राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहते हैं, और संविधान भी। अच्छा, अगर संविधान की बात की जाए तो आपने प्रस्तावना देखी उद्देशिका, जो कि उद्देशिका के रूप में वर्णित है। तो इस प्रस्तावना में
जब ये संविधान बना था तो 395 आर्टिकल थे, इसमें 8 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। लेकिन समय और परिस्थितियों के, क्योंकि शब्द जो इसमें लिखे हैं वो क्लिष्ट हैं, गूढ़ हैं और दार्शनिक महत्व को रखते हुए हैं, एक एक शब्द की व्याख्या हो सकता है समय के साथ परिवर्तित हो, इसलिए इसमें संविधान संशोधन की भी हमें सुविधा दी गई। और इसी संशोधन के माध्यम से आज लगभग 470 आर्टिकल, वैसे देखा जाए 470 आर्टिकल, 25 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। तो जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी को जो हमें मिले थे, वो 395 आर्टिकल, 8 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग के रूप में हमें संविधान देश के नागरिकों को, जैसे आपने पढ़ा, हम भारत के लोगों को समर्पित किया गया। और संविधान की जो प्रस्तावना या उद्देशिका है, चूंकि ये पूरे संविधान को बताती है कि इसमें क्या क्या है और किस उद्देश्य से इसे गठन किया गया है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। बहुत विषम परिस्थितियां या इम्पोर्टेंट या आवश्यकता आ जाए तो एक बार ही अभी तक प्रस्ताव उद्देशिका में संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 इमरजेंसी का जो पीरियड था उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसी तरह जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको ये अधिकार है कि अगर कुछ, जैसे संसद है वो मनमानी तरीके से संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए इसका कस्टोडियन, पूरी संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को बनाया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर इसमें अपने रिट के माध्यम से हम लोग इसमें जा सकते हैं कि यहाँ पर इस कानून का हनन हो रहा है। तो बेरुवारी जो मामला एक बार आया था उसमें ये कहा गया कि संविधान जो है, प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, इसको छेड़खानी नहीं किया जाएगा। इसके बाद केशवानंद भारती जो थे उनका केस हुआ और उसमें ये कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 368 में ऐसा प्रस्ताव है कि हम संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते कि जो मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। मूल ढांचा मीन्स जो हमारा उद्देश्य था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक सोच उसमें रखी थी, पूरे हमारा जो समाजवादी सोच का मतलब है कि वंचित सभी वर्गों को इसमें न्याय मिल सके, जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात की थी उसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तो हमारा जो संविधान है वो सभी धर्मों को स्वतंत्रता देता है, सभी धर्मों को समानता देता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी जैसा कि हम लोग शब्दों पर अगर जाएं तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो पहला शब्द है 5 महत्वपूर्ण शब्दों में, तो प्रभुत्व संपन्न मीन्स हम आंतरिक, जो हमारा देश है वो आंतरिक और बाह्य मामलों में, चूंकि पहले हम गुलाम थे, हम स्वतंत्र नहीं थे, जब स्वतंत्रता मिली और हमारा संविधान लागू हुआ तो हम किसी भी आंतरिक निर्णय या बाह्य निर्णय में किसी से युद्ध करना हो, संधि करनी हो, विच्छेद करना हो, इसमें पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसमें हम लोग किसी के बंधन में नहीं है। इसी तरह समाजवादी जो शब्द है, इसमें समाजवादी शब्द मीन्स पर्टिकुलर समाजवाद वो नहीं जिसको कुछ पार्टियां अपना पेटेंट मानती हैं। यहाँ समाजवाद गांधी और नेहरू के दर्शन पर आधारित समाजवाद था। इसमें कहा गया समानता की बात हो, जो हमारा गरीब वंचित, क्योंकि याद करिए जब आजाद हुआ देश तो कुछ उद्योगपति और कुछ बहुत ही गरीब जनसंख्या हमारे पास थी, मिडिल क्लास लगभग गायब था। तो ये कहा गया कि संसाधनों का ऐसा वितरण किया जाए कि गरीब भी भूखा न मरे और अमीरों के पास जो अत्यधिक धन है वो हम सार्वजनिक संसाधनों के माध्यम से सब तक बराबर से बांट सकें। आपने देखा होगा कि जितने भी उद्योग धंधे उस समय खोले गए वो सरकार ने खोले और उसमें गरीबों के लिए सब्सिडी का जो कॉन्सेप्ट था ये इसी समाजवाद की देन है कि आज भी हम अपने समाज के उन लोगों को सब्सिडी के तहत सुविधाएं देते हैं ताकि कोई भी वंचित ना रहे देश की सुविधाओं से। अब अगर बात करें पंथ निरपेक्ष की, पंथ निरपेक्ष शब्द से पहले पंथ निरपेक्ष भी इसका बहुत, धर्मनिरपेक्ष आप अक्सर सुनते होंगे, धर्मनिरपेक्ष से आगे धर्मनिरपेक्ष थोड़ा नकारात्मक ध्वनि देता है, जैसा कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष हम लोग अक्सर सुनते हैं। पर अगर हम ये कहें कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है तो ज़्यादा अच्छा है, संविधान ने भी इसको बताया है। दरअसल जैसे हमारा जो समाज है, जो देश के कानून व्यवस्था है, जो संसद है, वो किसी धर्म की नहीं हो सकती है। जैसे कि ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जितने भी ये सब हैं, तो धर्म को वो नहीं मानेगी, वो संरक्षण सबको देगी, स्वतंत्रता देगी, समानता देगी, पर संसद का कोई धर्म नहीं होगा।
जैसे कि अन्य देशों में हम देखें कि कहीं का क्रिश्चियन धर्म है तो पूरा देश उस क्रिश्चियनिटी को प्रेशर देता है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए पंथ निरपेक्ष शब्द मतलब हमारा जो संविधान है वो रूढ़ नहीं है। वो धर्म अगर नहीं होगा या भावनाएं नहीं होंगी, दर्शन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं नीरसता आ जाएगी। इसलिए कहा गया कि जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम जो हमारे पंथ हैं, धर्म के अंदर पंथ हैं, ये पंथ अपने अपने धर्मों का प्रचार कर सकते हैं। तो हमारा जो देश है वो पंथ निरपेक्ष है, किसी भी पंथ को प्रश्रय नहीं देगा, लेकिन उन पंथों को ये अनुमति और स्वतंत्रता है कि वो अपना प्रचार प्रसार करें। हिंदू धर्म वाले अपना मंदिर बना सकते हैं, मुस्लिम लोग मस्जिद बना सकते हैं, क्रिश्चियन लोग अपना चर्च बना सकते हैं, सबको एक स्वतंत्रता है, पर ये राज्य के अधीन नहीं है। इसी के तहत ये पंथ निरपेक्ष शब्द डाला गया। और आगे चलते हैं तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य मीन्स जो यहाँ का राजा होगा वो चुनाव से, जो हमारी सत्ता है, जो संसद है, वो चुनाव के माध्यम से चुनी जाएगी। और गणतंत्र में मीन्स हमारे और आपके सर काउंट होंगे, हमारे वोट काउंट होंगे, और हमें वोटिंग का अधिकार दिया गया कि आप चुनिए, आप कैसी सत्ता चाहते हैं, आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं, ये चुनने की आपको स्वतंत्रता है। क्योंकि हम सब लोगों ने बहुत सालों तक गुलामी देखी, बहुत सालों तक अंग्रेजों उनका मुसलमानों का शासन देखा, राजाओं का एक जो तंत्र देखा, उसमें सिर्फ तभी भी हम गुलाम थे, फिर अंग्रेज आए फिर भी हम गुलाम थे। लेकिन अब जो है, जब संविधान बना, संविधान लागू हुआ, तब जाकर के हम लोग सभ्य स्वतंत्र नागरिक बने। तो कहीं ना कहीं इन प्रस्तावना के जो 5 शब्द हैं, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये पूरे संविधान का जिस्ट है इन 5 शब्दों में बनाने के लिए। अच्छा, इसके बाद इसे आपको दिया गया है तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सामाजिक, आर्थिक और 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब न्याय की बात यह है कि जैसे कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, हम किसी को गुलाम नहीं है। पहले गुलाम का कॉन्सेप्ट था, तब अन्याय होता था। अगर मुझे चाहे तो कोई खरीद सकता है, बेच सकता है, आपको चाहे खरीद सकता है, बेच सकता है, और अपने मन मुताबिक काम करा सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस देश के समस्त नागरिक सामाजिक रूप से, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो उसके साथ समानता का न्याय किया जाएगा। अगर मर्डर होने पर मेरे लिए फांसी है, एक एससी के लिए फांसी है, ओबीसी के लिए फांसी है, जनरल के, सबके लिए एक कानून बनेगा। थप्पड़ मारने की जो सजा मेरे लिए, वो आपके लिए भी है। चोरी करने की जो सजा मेरे लिए, वो आपके लिए। तो एक समानता की बात की जाएगी। सामाजिक में ये नहीं कि वो बड़े लोग हैं, बाबू लोग, उनको नहीं सजा मिलेगा, ऐसा नहीं। सबको सजा समान अपराध के लिए दी जाएगी। इसी तरह आर्थिक न्याय की बात है। ऐसा नहीं कि आप आईएएस हैं और हम सिर्फ चपरासी बन सकते हैं, ऐसा नहीं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और इसमें कोई भी कुछ बन सकता है, बिना जाति, धर्म या किसी बाउंड्री के। इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं तो राजनीतिक न्याय, जैसा कि आप देख रहे हैं, गांव के प्रधान का चुनाव हो या फिर संसद तक जाने वाले सांसद का, सभी चुनाव में किसी भी जाति, धर्म के बाद के लोग प्रतिभाग कर सकते हैं। और चूंकि रिजर्वेशन जो बाद में आया है, अम्बेडकर जी ने सिर्फ 10 वर्षों के लिए दिया था, ताकि समानता की बात हो सके, सारी जातियों का जो प्रतिनिधित्व है वो बराबर हो सके। ये बात अलग है कि राजनीति के लिए चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो चलता आ रहा है, आज तक खत्म नहीं किया गया। अगर समानता आ चुकी है तो मुझे लगता है समीक्षा होनी चाहिए, और इस तरह का जो रिजर्वेशन था या समान प्रतिनिधित्व था, उसे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया था, उस पर मनन होना चाहिए कि ठीक है। हम कह रहे हैं अगर वंचित और ये समाज है तो उसे राजनीतिक न्याय बराबर का मिला। अभी आपने महिला बिल की बात सुनी होगी, आरक्षण बिल आ रहा है, तो इस पर फिर कभी बात होगी। लेकिन ये भी एक तरीके का शायद न्याय है। लोगों को लग रहा होगा कि राजनीति में महिलाओं का प्रतिभाग कम है, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने के लिए, राजनीति में लाने के लिए हमने अभी माननीय मोदी जी के द्वारा घोषित महिला आरक्षण बिल की जो सब्ज बाग हैं या जो सुनहरी बातें हैं वो सुनी। समय बताएगा कि ये कितना वो है। इसी के तहत हम लोग चलते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जब मिल गया तो ऐसा क्या है जिससे हमें स्वतंत्रता चाहिए। मान लीजिए आपने मुझे कहा कि आपको नौकरी करने की स्वतंत्रता है। मैं एक महिला हूँ, किसी घर की बहू हूँ, लेकिन मेरे ससुर साहब ने कहा कि आप घर से बाहर नहीं जा सकती, करो नौकरी, घर के अंदर बैठ के करो। क्या ये संभव है? नहीं संभव है। इसीलिए मैं इनका गांधी जी का ही वाद हुआ था, जिसमें स्वतंत्रताओं की बात की गई कि घर के बाहर बिना जाए स्वतंत्र कैसे कोई हो सकता है, इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे अंदर ये विचार आए कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कंपटीशन दे सकती हूँ, मैं फला नौकरी कर सकती हूँ, है ना। तो
इसी के तहत सबसे पहले जो ये जो बात आई है कि विचार, हमारे अंदर ये विचार आना चाहिए कि हमें कंपटीशन देना है, हमें बाहर निकलना है और पढ़ना लिखना है। इसके बाद ये जो विचार आए और मेरे अंदर ये क्षमता थी कि मैंने अपनी बातें कही, यानी कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता। भले हम कितना भी अच्छा विचार हम आपसे कह नहीं सकते, कहीं लिख नहीं सकते, पेपर में छप नहीं सकता, तो कैसी अभिव्यक्ति, तो अभिव्यक्ति की भी हमें स्वतंत्रता या आज़ादी दी गई। अच्छा, अपनी ही कही बातों पर जब हमें विश्वास होगा, हमारे समाज में, हमारे कानूनों में, हमारी जो जो एक मर्यादा है उसमें विश्वास होगा, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। यानी कि पहले आप विचार करिए, उसको अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता समाज हमें दे रहा है, कानून हमें दे रहा है, और विश्वास रखिए। तथा धर्म, किसी भी धर्म को आप मानने वाले हैं उस धर्म को मानिए, और दूसरों, अपने धर्म की आप बड़ाई कर सकते हैं पर दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करें। ये स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म का प्रचार करिए। तथा अभिव्यक्ति, उस बात को लोगों के सामने रखने की क्षमता होनी चाहिए। विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कह रही हूँ वो देश हित में है, मैं जो कह रही हूँ वो आपके लिए जरूरी है। हम एक धर्म को मानते हैं और उस धर्म की उपासना की ये पद्धतियां हैं, उसके लिए हम करने को स्वतंत्र हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ बकरे की बलि हो या अन्य पूजा पद्धतियां, किसी पर भी रोक नहीं रही। 75 साल हो गए, अब धीरे धीरे कुरीति थी इसलिए खत्म हुई, लेकिन स्वतंत्रता थी ये हमारी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना हमें प्रदान करती है। इसी के साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि आपके पास पैसा है और आप किसी जैसे कि सामान्य ये सामान्य ओबीसी और एससी वर्ग, एसटी वर्ग में हमारा जो समाज बटा हुआ है, इसमें ऐसा ना हो कि किसी के अंदर प्रतिभा हो और चूंकि वो जाति का है इसलिए हम लोग उसको बढ़ने ना दें, ये भी एक अपराध है। हम सबको बराबर का मौका देंगे। प्रतिष्ठा प्राप्त करने का हक सभी को है। तो ये जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता दे रहा है कि आपके लिए भी अवसर समान है, हमारे लिए भी समान है, हम समाज में समान अवसर से कोई भी कार्य कर सकते हैं। सोचिए, एक एक शब्द में इस संविधान ने हमें कितनी बड़ी और गूढ़ बातें कही हैं। ये समझना बड़ा ही आसान है और निश्चित रूप से हमें साल में एक बार इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, तथा इन सब में व्यक्ति की, यानी आपकी और हमारी गरिमा और एकता, गरिमा सुनिश्चित करने वाली पहला बात में इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया। राष्ट्र की एकता और अखंडता मीन्स हम जैसे मैं रीना त्रिपाठी कहूँ कि मेरी गरिमा एक शब्द, मुझे कोई गाली देके चला जाए तो ये मेरी गरिमा का हनन है, मुझे एक थप्पड़ मार के चला जाए गरिमा का हनन है, यही आपके साथ है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए जिससे व्यक्ति की गरिमा आहत हो, जिससे व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि मैं स्वतंत्र तो हूँ पर मैं रोज अपमानित हो रहा हूँ। ऐसा नहीं, व्यक्ति की गरिमा और उसमें देखना है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग देश विरोधी नारे नहीं लगा सकते, अपने हक और अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। कितनी भी धारा 144 लागू कर दी जाए, लेकिन आपका अधिकार है, ये संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है कि कहीं अगर आपकी गरिमा, ऐसे नियम बनाए जाए जिसमें आपकी गरिमा आहत हो रही है तो आप उसके लिए प्रदर्शन करिए, विरोध दर्ज कराइए, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से उस बात को कहिए। इसके लिए आपको कानून तो सजा नहीं देता। ये बात अलग है कि किस षड्यंत्र के तहत कौन सी सजा दे दी जाए, वो अलग बात है। उसके लिए आप लड़ने के लिए आपका कोड बना है, हमारी संविधान की एक एक लाइन बनी हुई है, नियम और कानून और अनुच्छेद बने हुए हैं। तो जो ये बात है कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित हो, बाकी हम प्रदर्शन, धरना, विरोध कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गरिमा आहत हो रही है। तो अपने गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। और उसके आगे अगर बढ़ें, शब्दों की तरफ चलें, तो व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता ब्रैकेट में गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि हम समूह बना सकते हैं। जैसे मैं एक समूह बना सकती हूँ और हमारे लोग उस बात के लिए लड़ सकते हैं, आप एक समूह बना सकते हैं, उस बात के लिए लड़ सकते हैं। तो ये जो बंधुता है, ये आपस में, चाहे वो धर्म, जाति या किसी भी आधार पर हो, वो कायम रहनी चाहिए, गरिमा कायम रहनी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो मुस्लिम है उसे हम देश से भगा देंगे, हम हिंदू हैं हमें भगा देंगे, या किसी के खिलाफ कोई ऐसा कानून बना देंगे जिससे उसका तो जैसा कि आप जानते हैं, जो संविधान है इसमें लोगों को, ये संविधान का जो उद्देशिका है वो हम भारत के लोग,
हमें समर्पित की गई है। हमारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता की बात की गई है। हमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे और अवसर की समता मिले, इसके लिए प्रयास किया गया है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया गया है। इसके अंदर जो आर्टिकल है उसमें यही बात, कहीं पे भी हमारी चीज़ों का हनन ना हो, हमारी गरिमा गिरे ना, इसका ध्यान रखा गया है। सोचिए, ये जो पहला पन्ना है यही पूरे संविधान का जिस्ट है। और इसमें क्या, जैसे कि ये पूरे संविधान में बताया गया ना, ये लोगों की रक्षा करेगा कौन? ये जो व्यक्तियों को समर्पित किया जाए, व्यक्ति तो संविधान की व्याख्या नहीं करेगा, उसके लिए संसद बनाई गई है, उसके लिए कानून बनाया गया, सर्वोच्च न्यायालय को उसका कस्टोडियन बनाया गया है। तो हमें इस व्यक्ति का इतना ध्यान रखना है, क्योंकि गणतंत्र है, लोकतंत्र है, और उस व्यक्ति के अंगूठे में, उस व्यक्ति के एक वोट में इतनी पावर है कि वो अपने मन मुताबिक सरकारें बनाए जो उसके लिए हितकर हों, जो उसके लिए सही नियम और कानून बनाए और उसके बने हुए नियम कानूनों को के आधार पर न्याय दे सके। गरीबों को भी आगे बढ़ने का अधिकार है, इसलिए हम सब्सिडी की बात करते हैं। इसलिए हम राज्य को, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो जो नागरिकों के अधिकार हैं, इन सब बातों, ये जो स्वतंत्रता की अभी आपने बात सुनी कि हमें जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रताएं जो दी गई हैं, उसकी रक्षा के लिए मूल अधिकार हैं। इन मूल अधिकारों को देना राज्य का कर्तव्य है। वो राज्य देगा ही देगा, अगर नहीं दे रहा है तो आप उसके लिए 10 रुपए के स्टैम्प पे एक रिट दायर कर सकते हैं कि मेरे इस मूल अधिकार का हनन हो रहा है। मूल अधिकारों को हम लोग आगे जानेंगे। और इसी तरह राज्य के कुछ नीति निर्देशक कर्तव्य बताए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने नागरिकों को ये चीज़ें दे। भाई, घर में अगर हम रह रहे हैं तो हमारा जो मुखिया है, वो पहली बात तो हम नागरिकों के भी सबसे पहले तो भाग जो इस संविधान का भाग 2 है, उसमें ये बताया गया है कि जो नागरिक हैं वो क्या क्या करेंगे। नागरिकता किसे दी जाएगी? चलिए, नागरिकता मिल गई, किसे नागरिकता नहीं दी जाएगी ये भी हम इसमें देख लेंगे। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता की बात कर लेंगे। नागरिकता से जब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ लोग कहीं और गए थे, है ना, तो इन सबको नागरिकता में निर्धारित किया गया 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। इसके बाद भाग 3 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उद्देशिका के महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या इसी मूल अधिकारों में की गई है। आपके क्या मूल अधिकार हैं? फंडामेंटल राइट्स आप लोग सुनते होंगे, तो ये क्या हैं और इसमें हम लोग कैसे अपने, अगर इनका हनन हो रहा है तो इसके लिए लड़ सकते हैं, इन सब बातों को आगे जानते हैं। और राज्यों के क्या कर्तव्य है? राज्य ऐसा क्या है जो हमें, राज्य के लिए हमारे भी तो कुछ कर्तव्य होंगे। हम लोग नागरिक हैं कि हम लोग हर जगह कुछ भी करके चले आएंगे? ऐसा नहीं, हमारे लिए भी राज्य द्वारा नीति निर्धारित तत्व, नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं कि आप इतने इतने काम आपको करने हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको पनिश कर सकते हैं। सांकेतिक पनिशमेंट है उसके लिए। और इसी के तहत जो हमारी राज्य की ये विधायिकाएं, नियम और कानून बनाने के लिए हमने विधानसभा बनाई, संसद बनाई, इन सबको कैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के क्या नियम कानून हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इन सबको कैसे बांधा गया है, ये पूरी इस हर नियम और कानून जिससे हमारा देश चल रहा है संविधान नामक पुस्तक में है। तो इसको नमन करते हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का धन्यवाद करते हुए, पूरी टीम का, जैसे कि लगभग 300 सदस्य हैं, सबके हम सब ऋणी हों और हमेशा इस बात को माने कि हम सभ्य हैं, हम एक नियम और कानून से चलने वाले सभ्य लोग हैं। इसके लिए उन सब का धन्यवाद देते हुए आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।